हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सबका वीएस नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज इस हम यूट्यूब सेशन के अंदर टॉप विथ टॉकर्स के अंदर बात करेंगे। गुजरात के अंदर 5th रैंक जिन्होंने हासिल किए हैं, जिनका नाम है कृपा कटारिया। अब हाल ही के अंदर 5 जून को IKDRC का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। उनके अंदर इनकी रैंक है ऑल गुजरात के अंदर 5th रैंक है। साथ में इन्होंने 2 सिलेक्शन भी लिए हैं। जूनागढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का भी रिजल्ट 4-5 दिन पहले आया है, उनके अंदर भी इनकी रैंक 5th है। तो आज इस टॉप विथ टॉकर्स में अपन बात करेंगे कि आपका ये रैंक हासिल किए हैं, इनके पीछे क्या रीज़न है, और आपके जो जूनियर हैं, जो आपके कलीग हैं, उनको अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो अपना पहले इंट्रोडक्शन बताइए कि आप कहाँ से हो, आपने कॉलेज कहाँ से की, कंपटीशन का आपका कैसे माइंड में आया कि कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए। हेलो, माय नेम इज़ कृपा गुणवंत भाई कटारिया। मैंने कॉलेज स्टार्ट की थी 2019 में फ्रॉम VS नर्सिंग कॉलेज एंड कंप्लीट की 2022 में। और आई एम फ्रॉम अमरेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। आपने ये कंपटीशन का कैसे माइंड में आया कि जैसे मोस्ट ऑफ बच्चे होते हैं, इन्होंने GNM कर रखा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो GNM करने के बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद में ये सोचते हैं कि नॉर्सेट या एम्स में तो अपना सिलेक्शन होना नहीं है, फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहते हैं, उसके बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं, ज़िंदगी भर वहीं तक रह जाते हैं। लेकिन आपने ये GNM के बाद में कैसे कंपटीशन का माइंड आया कि मैं कंपटीशन क्लियर कर सकती हूँ? सर, मुझे भी हर बच्चे की तरह पहले वही ख्याल आया था कि मैं भी प्राइवेट जॉब करूँगी, पैसे कमाऊँगी, जो भी 10-15 हज़ार देंगे वो। पर फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे रेफरेंस दिया यहाँ का कि ये बहुत अच्छी एकेडमी है और प्राइवेट में इतना स्कोप नहीं है, गवर्नमेंट में तुम फ्यूचर का प्लान कर सकते हो पूरा, और लाइफ टाइम सेट है, मतलब तुम पूरी ज़िंदगी कमाओ अच्छे से। तो वहाँ से आया, फिर मैंने यहाँ विज़िट की एकेडमी की, और मेरे फ्रेंड और फैमिली भी सपोर्ट कर रही थी कि तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, गवर्नमेंट जॉब अच्छी है सबके लिए, लड़की हो या लड़का ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैं यहाँ आके स्टार्ट कर दी। तो जो भी GNM के कैंडिडेट हैं, तो देख लो GNM इन्होंने कंप्लीट की थी 2022 के अंदर। उनकी GNM कंप्लीट करने के बाद में ये मेरे पास आए थे, तो इन्होंने बोला कि मेरे को प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने बोला कि आपको अगर नॉर्सेट की प्रिपरेशन करनी हो तो GNM के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर आपको पोस्ट भी ऐसी चाहिए। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को तो स्टेट गवर्नमेंट की करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मेरे को नहीं जाना है, मेरा कुछ पर्सनल रीज़न है, इसलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट में रहना चाहती हूँ। मेरी पूरी फैमिली अहमदाबाद में सेटल है, इसलिए मैं जो भी नौकरी करना चाहूँगी वो अहमदाबाद के अंदर होगी तो मेरे लिए लाइफ में बेटर होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो कौन सा कंपटीशन एग्ज़ाम आता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का कुछ फिक्स नहीं होता है कि कब कंपटीशन एग्ज़ाम होगा। तो जैसे ही IKDRC की वैकेंसी आई तो सबसे ज़्यादा ये खुश थे, मेरे पास आए थे कि सर मेरे को ये एग्ज़ाम ही क्लियर करना है, एनी हाउ कंडीशन, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़ जाए। तो इन्होंने IKDRC की प्रिपरेशन स्टार्ट की, और IKDRC के अंदर इन्होंने आउट ऑफ 150 में से 112 नंबर लेके आए थे। 112 नंबर लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके अंदर दोनों पेपर होते हैं, नर्सिंग वाला भी होता है, नॉन नर्सिंग भी होता है। तो उसके अंदर 112 नंबर आए, तब इनकी ऑल गुजरात के अंदर रैंक 5th है। तो GNM के बाद में भी आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, विदाउट एक्सपीरियंस आप डायरेक्ट प्रिपरेशन करते रहो। और इन्होंने खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि ना तो इन्होंने कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब की और ना ही कभी कोई हॉस्पिटल ज्वाइन किया, फुल्ली कॉन्फिडेंट था। और जब तक IKDRC का एग्ज़ाम नहीं हुआ तब तक ये घर नहीं गए। तो इन्होंने इतने ही टाइम के अंदर 2 एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले लिया, IKDRC और जूनागढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर। ये जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं यहाँ पर, आजकल के ऐसे लड़कियों को बहुत कम सपोर्ट करते हैं कि साल भर कहाँ लड़की बाहर आएगी। तो आपका ये कंपटीशन के पीछे मेनली सपोर्ट किन का था? ऑफ कोर्स सबकी तरह पेरेंट्स का, क्योंकि जब पेरेंट्स सपोर्ट में है तो और किसको क्या, किसी से क्या डरना कि कोई कुछ भी कहे, बस आपके पेरेंट्स आपके सपोर्ट में है तो कर लोगे आप। वैसे मेरे फ्रेंड्स
फ्रेंड्स तो थोड़े कम पर पेरेंट्स ज़्यादा। ठीक है, पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने इतना सपोर्ट किया है यहाँ तक की जर्नी तक पहुँचाने के लिए। बाकी बहुत लोग कम होते हैं जो इतना सपोर्ट करते हैं कि साल भर या 6 महीने जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है। बहुत बार तो ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो 6 महीने के बाद में घर बुला लेते हैं कि कोई बात नहीं, घर आ जाओ, आपकी कोचिंग कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद में घर आओ। ठीक है, आपने ये एग्ज़ाम क्लियर किए तो इसके पीछे आपने कौन कौन सा स्टडी मटेरियल यूज़ किया? जैसे आपने कोचिंग ज्वाइन की उसके बाद में क्या क्या पढ़ा, ड्यूरिंग कोचिंग जब आप आते थे तब कैसे पढ़ते थे, और कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते थे? स्टडी में तो जब कोचिंग स्टार्ट की तब जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है वो जो भी आज क्लास में पढ़ा है वो घर जाके कर देना है, वो रेगुलरिटी रखनी है। और दूसरा रिवीजन रिवीजन रिवीजन, इसमें मोर इम्पोर्टेंट वही है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कि जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छा है। तो रिवीजन किया था और कंटिन्यूटी रखी थी। और एग्ज़ाम वो स्टडी मटेरियल में तो जो भी यहाँ कोचिंग में पढ़ाया था वो मोर देन इनफ है। खास करके हमारी कोचिंग में जो भी बुक्स दी थी वो मोर देन इनफ है, वो सबको रखना है। और नॉन नर्सिंग में तो गुजराती ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और जीके और वो सब किया था मैंने। गुजराती ग्रामर किया था मैंने व्याकरण विहार में से, इंग्लिश ग्रामर किया था मैंने अक्षर पब्लिकेशन की बुक में से। और यहाँ भी कोचिंग में भी हमने भूपेंद्र सर ने हमें सर अवेलेबल किए थे सबके, गुजराती ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, जीके के सबके सर अलग अलग थे, वो भी यहाँ हमें पढ़ाते थे, वो भी मैं साथ में करती थी। फिर पीजी में जाकर वो रिवीजन करना, जितना आप नर्सिंग पे ध्यान दो उतना ही नॉन नर्सिंग पे देना है। तो मेरी वो सीक्रेट टिप वही है कि जहाँ कोई नहीं जा रहा है ना वहाँ आप पहले जाओ, जो सब स्किप करे उसे पहले लो। सब नॉन नर्सिंग स्किप करेगी कि वो तो क्या है नर्सिंग में आ जाएगा तो अच्छा है, 50% मार्क्स में तो लग ही जाएगा, पर ऐसा नहीं है। अभी कंपटीशन थोड़ी हार्ड है, सेंट्रल में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी। तो नॉन नर्सिंग मैंने ज़्यादा की थी तो उसमें ध्यान ज़्यादा दिया था तो हो गया। दिन के अंदर कितने घंटे शेड्यूल रखते थे आप, कितने घंटे पढ़ते थे? बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि इतनी सिलेक्शन होना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन आपकी टॉप 100 के अंदर रैंक लाना वो बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों का अपना शेड्यूल शेयर कीजिए कि आप क्या क्या पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे दिन में? दिन में मैं जब मेरे क्लासेस ख़त्म हो गए तब की बात करूँ कि सुबह फ्रेश होके बैठ जाना है, सुबह दोपहर के लंच तक करना है, फिर दोपहर को मैं हर रोज़ फिक्स 1 घंटे सोते ही थी क्योंकि मुझे सोए बिना अच्छा नहीं लग रहा था और मेरा ध्यान भी नहीं, वो हेडेक जैसा लग रहा था। तो मैं हर रोज़ 1 घंटे सोती थी, फिर बाद में उठ के फिर पढ़ती थी। जब आपको लगे ना कि अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब आप फ्रेश हो, मूड अच्छा हो तब पढ़ना है, क्वालिटी पढ़ना है, क्वांटिटी नहीं। इसलिए 8 घंटे तक हो जाता था बस। देखो, आवर्स मायना नहीं करते हैं, आप मायना ये करते हैं कि आपका मन कब है पढ़ने का। पढ़ने का मन है कि आपको अगर सुबह जल्दी उठ के पढ़ने का मन है तो सुबह जल्दी उठ के पिए। अगर किसी का मन है तो लेट नाइट पढ़ना है तो लेट नाइट पढ़ सकते हैं। अगर किसी का मन है कि दिन में थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो फिर उसके बाद में पढ़ो तो पढ़ सकते हैं। पढ़ने का कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है, आपके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। सुबह जल्दी पढ़ सकते हैं, शाम को पढ़ सकते हैं, दिन में पढ़ सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। आपने जब स्टडी की थी तब थ्योरी ज़्यादा पढ़ते थे, एमसीक्यू पढ़ते थे या फिर टेस्ट वगैरह दिया करते थे? उसमें तो ज़्यादा तक थियरी, वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए बाय हार्ट, सब 1 to 1 लाइन। क्योंकि थियरी कर दो तो वो एमसीक्यू कम सोल्व करने पड़ते पर कम। और ख़ास करके स्टेट गवर्नमेंट में 1 लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा थे, इसलिए सर मैंने जो भी मटेरियल था उसमें से जो 1 लाइनर में मुझे लगता वो मैं साइड में लिख लेती थी और उसमें बाद को रिवीजन करती थी।
तो ऐसे में वो मटेरियल में से ही पढ़ती थी, एमसीक्यू सोल्व करती थी और टेस्ट वगैरह जो हमारे ऐप में आते थे वो सब करती थी। और बीच बीच में मैं इंस्टाग्राम तो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था 1 साल तक, तो मैं बीच बीच में टेलीग्राम में वो सब में सोल्व करती रहती थी एमसीक्यू। और जब भी मन हो ना कि सोशल मीडिया करना है तो वो साइड में छोड़कर वो फ़ोटो खींच लेती थी, कोई भी वो आता है ग्रुप में और वो पढ़ती थी, रिवीजन करती थी। ओके, वेरी गुड। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे IKDRC के अंदर? मैंने आउट ऑफ 150 मैंने 146 क्वेश्चन अटेंड किए थे और 4 में ई किया था। तो 146 मैंने ऑनेस्टली अटेंड किया थे कि मुझे ये पक्का में ट्रस्ट के साथ ये है ही है, मतलब पक्के ही है सब। देखो 150 के अंदर 146 अटेंड किए और 112 नंबर आए। बहुत अच्छी आपकी एक्यूरेसी थी। 112 नंबर लाना बहुत मुश्किल होता है कि 150 के अंदर से 112 नंबर लाना। आपको ऐसा था कि मेरी रैंक टॉप 10 में आ जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ऐसे डर गई थी कि कितने सारे लोग एग्ज़ाम देंगे और वहाँ कहाँ हमारी रैंक आएगी, बस पास हो जाए तो अच्छा है। पर भगवान की दया से आ गई रैंक वो भी अच्छा है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी 5th रैंक आएगी, खास करके टॉप 10 में। कैसा फील हुआ था जब रिजल्ट आया कि आपको दिख रही है कि टॉप 5 में रैंक है आपकी? अनबिलीवेबल, मुझे यकीन नहीं था। मैंने बोला था एक बार फिर से देखो 5th रैंक ही है ना ऐसा बोला था, तो तब तो यकीन नहीं हुआ था, फिर बाद में यकीन कर लिया बहुत बहुत बधाई हो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको और पूरी आपकी फैमिली को, आपको जो सपोर्टर हैं जिन्होंने यहाँ तक आपको पहुँचाया है। बहुत मेहनत की है आपकी, क्योंकि सिलेक्शन होना इजी हो सकता है लेकिन रैंक लाना इजी नहीं होता है। इन्होंने बहुत मेहनत की है, लास्ट 1 ईयर से लगातार ये कंटिन्यूटी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब जाके इन्होंने मेहनत आई है। लगता है भगवान ने आपके लिए लकी नंबर 5 लाया है, क्योंकि जूनागढ़ के अंदर भी रैंक आपकी 5th है, IKDRC के अंदर भी रैंक आपकी 5th है, रिजल्ट भी आपको 5 जून को आया है। भगवान ने आपको 5th नंबर लकी माना होगा, इसलिए हुआ होगा। आपके जो जूनियर्स हैं या फिर आपके जो कलीग्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आप कंपटीशन के में क्या सजेस्ट करना चाहोगे? सजेशन में तो मोटिवेशन तो सर घर की कंडीशन देख के ही मिलता है सबको, रियल मोटिवेशन कि आपकी घर की कंडीशन कैसी है और वो सब देख के। पर फिर भी ये बताना चाहती हूँ कि पहले तो पेशेंस, फर्स्ट थिंग पेशेंस रखना है गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, और कंटिन्यूटी रखनी है हमारी स्टडी के लिए। हाँ, ये यहाँ के लोगों में बहुत कम है, याद रखना कंटिन्यूटी। जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक घर नहीं जाना है। वो हमारे गुजरात में खास करके ऐसा होता है कि भैया की शादी है और वो सब है, चले जाओ 1 वीक की छुट्टी ले लो, ऐसा नहीं करना है। सेक्रीफाइस मेन है। आप 1 साल शादी किसी के नहीं जाओ तो क्या फ़र्क पड़ता है, उनकी शादी तो होनी ही है, तो सेक्रीफाइस ज़रूरी है। ओके, वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद अगेन आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।